हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 45। वंशिका के कहने के बाद वंश और बाकी सब कल्याणी जी के कमरे की ओर बढ़ गए। वहां आकर उन लोगों ने देखा कि रिवा की आंखें खुली हैं और वो सबको बस खामोशी से देखे जा रही है। तभी उसकी नजर वंश पर पड़ी और उसकी आंखों में एक नफरत नजर आने लगी। उसी वक्त सौरभ जी उसे देखते हुए बोले, वंश ने हम सबको सब बता दिया है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। बेटा, हम इस बात को लेकर नाराज थे कि तुम लोगों ने पहले नहीं बताया, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी तबीयत खराब कर लो। हम जो भी हुआ उसे मानने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब जल्दी से ठीक हो जाओ तुम। और ये कहते हुए उन्होंने सबकी ओर एक नजर देखा तो वो लोग समझ गए कि ये सब उन्होंने रिवा के शक और सवाल को आने से पहले ही दूर करने के लिए कहा। इसलिए बाकी सब लोग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और रिमा जी भी बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हम बस उसी वजह से नाराज थे। इसका ये मतलब नहीं कि तू अपनी तबीयत खराब कर ले। वैसे भी तू जिसके साथ खुश, हम तुझे उसके साथ देखकर तुझसे भी ज्यादा खुश हैं। अब तेरी शादी हो चुकी है तो आगे हमेशा खुश रहना और भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। और ये कहते हुए उन्होंने उसके सर को प्यार से सहलाया। वहीं रिवा उनकी बात सुन अपने मन में बोली, ये सब इस क्वैक क्वैक सिसोदिया की वजह से हुआ है। बदतक कहीं का, ऐसी घटिया झूठी और वाहियात कहानी सुनाई है घर वालों को कि चाह कर भी इसे कुछ कह नहीं सकती। पर फिर रिमा जी से बोली, आप नाराज नहीं होना माँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। जिसे सुन रिमा जी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। उसके बाद वहां कुछ वक्त तक रुककर रिवा को खाना खिलाकर दर्श और सौरभ जी के साथ वहां से चली गई। वहीं वंशिका और कल्याणी जी बस रिवा से बातें कर रहे थे ताकि उसे थोड़ा अच्छा लगे। और जब रात काफी हो गई तो कल्याणी जी वंश से बोली, एक काम कर बेटा, तो रिवा को लेकर अपने कमरे में जा। मुझे भी नींद आ रही है और अभी उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसका भी देर तक जागना सही नहीं। फिर वो रिवा की ओर देखते हुए उससे बोली, बेटा कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करवाकर कल शाम को एक रिसेप्शन कर लेंगे। आखिर शादी कितनी ही जल्दबाजी में हुई हो, लेकिन लोगों को पता चलना जरूरी है। रिवा का मन कसैला हो उठा क्योंकि उनकी बातों से उसे शादी और उसकी शर्तें याद आई। पर वो कल्याणी जी की बहुत इज्जत करती थी और उनसे बहुत प्यार भी करती थी, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं बोली और उनकी बातें मानते हुए बस हाँ में अपना सर हिला दिया। उसके बाद वो उठने की कोशिश करने लगी पर कमजोरी के कारण उठ नहीं पाई। इसलिए वंश आगे आया और झट से उसे अपनी बाहों में उठाकर कल्याणी जी के कमरे से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वहीं रिवा इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए गिरने के डर से उसकी पकड़ वंश पर थोड़ी कस गई। उसकी नजदीकी से वंश की धड़कनें बेसाख्ता बढ़ी जा रही थी, पर फिर भी वो खुद को सहमित करते हुए उसी तरह अपने कमरे की ओर बिना किसी भाव के जाने लगा। वहीं उसे इस तरह चलते हुए देख रिवा अपने मन में बोली, ऐसे चल रहा है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं, पर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करती फिर भी फर्क नहीं पड़ा। ये सोचते हुए उसके मन में वंश के लिए गुस्सा बढ़े जा रहा था। तभी वो लोग वंश के कमरे में पहुंचे और वंश ने उसे बिस्तर पर धीरे से उतारा और वहां से जाने लगा। लेकिन वो उसे रोकते हुए बोली, इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद भी आ सकती थी। ये जो केयरिंग नेचर है ना आपका, ये सब दिखावा है जो मुझे समझ आ चुका है पिछले 2 दिनों में। और ये कहते हुए उसके लहजे में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। वंश उसके पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर आराम से बोला, तुम्हें क्या दिखावा लगता है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। और वैसे भी हमारा रिश्ता बस 6 महीने का है, वो भी नाम का, तो आराम से निभा लो। फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, क्योंकि जब तक तुम कुछ नहीं करोगी मैं भी कुछ नहीं करूंगा। तुम शांत तो मैं शांत, समझी तुम। और ये कहते हुए वो वहां बिना एक पल गवाए तेजी से निकल गया। आखिर उसके लिए रिवा की आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहीं रिवा उसकी बात सुन अपनी आंखों में आई नमी को नहीं रोक पाई और वो आंसू के रूप में बह पड़ी। जिसके बाद वो खुद से ही बोली, एक इंसान इतना कैसे बदल सकता है, क्या समझा था मैंने इसे और ये क्या निकला। और ये कहते हुए वो बार बार अपने बहते आंसुओं को साफ करने की नाकाम कोशिश कर रही थी क्योंकि उसके आंसू रुके नहीं रहे थे। पर वंश जो कमरे से बाहर निकला और उसकी बातें सुनने लगा था, उसे भी उतनी ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उसकी आंखों से भी कुछ आंसू की बूंदें बह पड़ी। और वो खुद में बोला, अश्क तुम्हारी आंखों में है तो हम भी बेजार नहीं, जिंदगी भर तकलीफ तुम्हें दे अम्मा यार, इश्क हमारा इतना भी बेकार नहीं। और ये कहते कहते वो अपने दर्द में भी मुस्कुरा उठा। फिर वहां से स्टडी रूम में चला गया और अपनी ड्रॉर से लॉलीपॉप निकालकर खाने लगा। आखिर यही तो था उसके सुख दुख का साथी। वहीं कमरे में बैठे बैठे रोते रिवा को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला।
वो उसी तरह अस्त व्यस्त आड़ी तिरछी होकर खुद में सिमटे हुए सो गई। जब वंश देर रात लौटा तो उसने देखा कि रिवा खुद में सिमटी हुई सो रही है। तो सबसे पहले उसने एसी का टेम्परेचर कम किया और उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए ढंग से सुलाकर वहीं घुटनों के बल बैठ उसे देखने लगा। उसे देखते देखते उसके चेहरे पर आई जुल्फों को उसके कान के पीछे कर वो खुद में बोला, जानता हूँ नामुमकिन है, पर कभी कभी लगता है कि काश तुम्हें मेरे जज्बात पता होते, काश तुम्हें इस दिल के ख्यालात पता होते तो आलम कुछ और होता। लेकिन खैर छोड़ो। कहते हुए अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए वहां से उठकर चेंज करने चला गया और चेंज कर उसके बगल में ही आकर लेटते हुए उसे निहारने लगा। ऐसा करते करते जाने किस पल उसे नींद आ गई और वो नींद की आगोश में चला गया। उसे पता ही नहीं चला। क्या होगा आगे इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।